हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या, इसको समझेंगे। यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात होगी। ओके, बट दोनों को एक साथ कपलिंग करना, मतलब एक तरह से बोल लो कि कपल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया आपको, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ को, कि चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या देखा था। वी लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या करना है आपको, पूरा क्या यहाँ लिखा गया है उसको बता रहा हूँ मैं। तो फैराडे, आपने फैराडे का लॉ देखा है, आपने देखा है कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप पढ़े होंगे फैराडे लॉ। ठीक है, तो आपको बच्चों जरूर याद होगा कि फैराडे ने क्या कहा था। फैराडे ने ये बोला था ना एक्सपेरिमेंट में कि अगर एक मैग्नेट मूव करेगा, है ना, सर्कुलर लूप की तरफ, मतलब ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड लाइंस यहाँ पर चेंज होगा इस लूप के सेंटर पे। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट लूप के क्लोज आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वेरी करेगा। और अगर फील्ड वेरी करेगा तो उन्होंने बोला था कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ जनरेट होगा, उनका यही स्टेटमेंट था। और हम जानते हैं बच्चों इस चीज़ के बारे में कि जहाँ भी ईएमएफ जनरेट होगा या फिर जहाँ भी ईएमएफ होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना। जहाँ भी होगा ईएमएफ जनरेट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। तो फैराडेज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फैराडे ने ये बोला कि हमने तो जस्ट यही काम किया ना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया इस रिंग के सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, फैराडे का कहना था। तो फिर इसी बीच में कूद पड़े मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने कहा कि देखिए यहाँ पर क्या मैक्सवेल का जो कहना था कि डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्या ऐसा होगा। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा यहाँ पर not only an electric current but also a time varying electric field generates magnetic field। मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा होगा, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होगा, जैसा कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस को समझिए। फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैक्सवेल ने कहा यहाँ पर मैक्सवेल्स लॉ के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फिर यहाँ से उन्होंने बोला ठीक है होगा तो देखा जाएगा। फिर वाइल अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर कनेक्टेड टू टाइम वेरिंग करंट। अब इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक कैपेसिटर लिया, बोला ठीक है चलो अगर ऐसा है तो देखते हैं कैपेसिटर में करके एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कैपेसिटर में करंट पास कराया, तो इन्होंने बोला कि ठीक है अगर करंट पास कर रहा है तो हम लोग बच्चों इस चीज़ को जानते हैं ना, इस चीज़ को तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो एम्पीरियन लूप होता है, इस एम्पीरियन लूप के सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ओके, इनका यही मतलब था वहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने बोला ठीक है अगर ऐसा है तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के फिर सर्कमफ्रेंस पे क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। ओके, बट इन्होंने देखा कि नहीं ऐसा हो नहीं रहा है, इन्होंने कुछ फाइंड किया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने यही बोला है, Maxwell noticed an inconsistency in the ampere circuital law. He suggested the existence of an additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency। फिर उन्होंने बोला कि भाई इनकंसिस्टेंट तो है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर एक दूसरा करंट जरूर होगा, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है,
अब उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल अपना पूरा एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, उसके सोर्सेज को लेकर के, ठीक है, जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। 4 इक्वेशन होता है जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, 4 टोटल इक्वेशन होता है जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना बच्चों आपको, ये बहुत डिटेल में यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो मैक्सवेल का ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। उन्होंने बोला कि भाई इनकंसिस्टेंट होगा एम्पियर्स लॉ, मतलब कंप्लीटली जो हम मानते हैं कि करेक्ट है वो करेक्ट नहीं है, कुछ तो इसमें कमी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन टू इमर्ज फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशन इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था, जो कि कपल्ड होता है। मतलब कपल्ड बोलने का मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ प्रोपागेट करते हैं स्पेस में, ठीक है। अब वहाँ से ये भी मिला था कि वहाँ से स्पीड जो होता है ना वेव्स का, जब इक्वेशन से मतलब कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि लगभग स्पीड जो होगा वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होगा वो बहुत ही क्लोज होता है स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि वैक्यूम में होता है। तो एक बहुत ही रिमार्केबल कंक्लूजन यहाँ से निकला था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो लाइट हम देखते हैं ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, इनेबल होता है कि हम देख सकते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने यहाँ से पूरा यूनिफाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट को एक साथ यूनिफाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेनली हम लोग को जो डिस्कस करना है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है यहाँ पर मेनली किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटर हम लोग के पास है। ओके, ये कैपेसिटर का प्लेट हो गया, ठीक। तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, तो हम जानते हैं कि इस साइड में क्या हुआ, पॉजिटिव, तो दूसरे साइड में नेगेटिव होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव होगा, इधर से करंट बाहर निकलेगा। बट कैपेसिटर के अंदर में कुछ करंट नहीं होता है, कैपेसिटर के अंदर में कोई करंट होता ही नहीं है। बट एक चीज़ देखिए कि क्या ये चार्ज कंप्लीटली एक ही बार में पूरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा ना, धीरे धीरे चार्ज आएगा, डी क्यू, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, तो स्लोली चार्ज इस पर स्टोर होगा, है ना, चार्ज स्टोर होगा। और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा वैसे वैसे वेरी करेगा, है ना, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा वैसे वैसे तो ये वेरी करेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, मतलब चार्ज यहाँ पर टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और अगर चार्ज यहाँ पर टाइम के साथ वेरी करेगा तो एकदम क्लियर है कि चार्ज अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो फिर करंट भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर चार्ज वेरी करेगा तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होगा ना। और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर डी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता है ना, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। और कैपेसिटर के बाहर भी जो वायर्स हैं बच्चों, इसमें जो करंट होगा वो तो कंडक्शन करंट है ना, इसमें जो करंट है वो तो कंडक्शन करंट है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस है। बट अंदर में देखो कोई डायरेक्ट वायर तो जुड़ा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब अंदर में करंट ये वाला तो नहीं होगा बच्चों, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये करंट तो नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो अब ये करंट नहीं होगा तो कौन सा करंट होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला भाई करंट तो होगा, बट कौन सा करंट होगा, तो बोला गया ठीक है कुछ Q इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिएगा, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है उसको बताया गया यहाँ पर कि आप V की जगह पे Q बाई सी रख दीजिए इंटू डी। तो यहाँ से Q और कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो डी से डी कैंसिल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, चार्ज अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो मिला प्लेट्स के बीच में वो चार्ज अपॉन, है ना, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एरिया, यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए ठीक से यहाँ पर, तो ये चार्ज पूरा एक बार में स्टोर हुआ नहीं बच्चों, तो जैसे जैसे चार्ज का स्टोरेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ये,
है ना, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पर ये ए एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो इधर से क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर डी क्यू बाई डी टी मिल गया हम लोगों को, तो इस डी क्यू बाई डी टी को एक साइड में रख करके और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी से आप उसको दूसरे साइड भेजिए, तो देखिए ये क्या मिला, ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी। और ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये तो चार्ज के वेरी करने की वजह से हुआ ना, और चार्ज कहाँ पर वेरी कर रहा है, प्लेट के सरफेस पे, इनर सरफेस पे। ठीक है, इनर सरफेस पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा है ये तो आउटसाइड में है ही नहीं ना, आउटसाइड में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लेट्स के अंदर में चार्ज है इनर सरफेस पे, तो उन इनर सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर में है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की वजह से यहाँ पे करंट मिला जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और कैसे आया, तो चार्ज के वेरी करने से। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने निकाला है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप एकदम क्लियर देखिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ है, इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बीच में है और कंडक्शन प्लेट्स के बाहर में है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्लेट्स के बाहर में ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट प्लेट्स के बाहर ज़ीरो है, तो अंदर में कंडक्शन ज़ीरो है। ओके, मतलब दोनों एक साथ किसी भी जगह प्रेजेंट नहीं है। बाहर में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो कंडक्शन है, अंदर में कंडक्शन ज़ीरो तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया कि यहाँ पे दो करंट होगा, एक होगा कंडक्शन करंट, दूसरा होगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, एक होगा कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट जो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। दूसरा होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो पूरा कंक्लूजन, पूरा जो इक्वेशन है यहाँ से आ गया। तो अब जो मैक्सवेल ने कहा कि भाई ठीक है, जो मुझे इनकंसिस्टेंट लगा था वो बिकॉज ऑफ दिस लगा था, क्योंकि अंदर में तो कंडक्शन ज़ीरो होता है, तो अगर आप यहाँ निकालेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ मिलेगा बट इसकी वजह से मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ ना वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एम्पियर्स का इक्वेशन ये होता है, मालूम है अपने को। ठीक है, एम्पियर्स का इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, बोला गया ठीक है ये प्लेट है, तो प्लेट के जस्ट बाहर में, है ना, प्लेट के जस्ट बाहर में देखा गया तो यहाँ पर देखिए फील्ड मिलेगा हम लोगों को। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर फील्ड मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पर फील्ड क्यों मिलेगा मैग्नेटिक, क्योंकि बाहर में कंडक्शन करंट है। तो हम एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं कि बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू इनक्लोज करंट। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। तो यहाँ बाहर में तो कंडक्शन करंट है जो इनक्लोज करंट है, तो यहाँ पे तो फील्ड मिलेगा अपने को। यहाँ पे फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फील्ड मिल जाएगा म्यू नॉट आई सी अपॉन 2πr। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसी प्लेट को देखिए, इसी प्लेट को ना थोड़ा सा हम अंदर से ऐसे इनक्लोज कर दिए, बट अंदर से जो हम इनक्लोज कर रहे हैं ना यहाँ पर ऐसे, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ना बॉक्स जैसा खुला छोड़ देते, नहीं होता जैसे कि कोई अपने पास मान लीजिए डब्बा है और उस डब्बे में उसका ढक्कन भी लगा होता है, बट आपने क्या किया, ये जो ढक्कन यहाँ पे होता है ना उसको आपने हटा दिया तो ओपन हो गया ना। तो उसी टाइप से जैसे लंच बॉक्स टाइप का हो गया, ठीक है, उसके ऊपर से आपने उसका बॉक्स का ढक्कन लीड हटा दिया आपने। ओके, तो अब अभी देखिए मैंने ठीक है आपको समझा दिया यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। बट अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को नहीं मालूम है, ठीक है, तो उससे क्या एनसीईआरटी के जो डायग्राम है ना वो भी हम लोग समझ पाएंगे। तो अभी जैसे हम इसको इनक्लोज करेंगे तो ठीक है, चार्ज तो दिख रहा है अपने को, चार्ज है, बट प्लेट्स के अंदर में तो कंडक्शन करंट होगा ही नहीं। तो प्लेट्स के अंदर में अगर कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक है, तो करंट नहीं है तो फिर फील्ड कैसे मिलेगा आपको, फील्ड भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, बी इंटू, चलिए ठीक है 2πr आप लिख लेंगे, बट इनक्लोज्ड करंट क्या लिखेंगे 0।
तो फील्ड कितना मिला, 0, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि करंट का तो फ्लो हो रहा था ना, बट यहाँ पर तो क्या मिला अपने को, फील्ड 0, क्योंकि जब आप इनक्लोज कर रहे हो तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है, इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं ना मूव करता हुआ। इसके अंदर कोई करंट है, कोई चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट पे, नहीं हो रहा, तो करंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अभी तो क्या हुआ था कि प्लेट को साथ लिए थे ना, अब आप कंप्लीटली अंदर आ जाइए प्लेट से, और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेके देखिए, सॉरी एम्पीरियन सरफेस लेके देखिए, तो यहाँ पर भी आप लेके देखेंगे तो अंदर में तो कोई करंट है ही नहीं ना अभी तक। हमने तो ये माना ना भाई सिर्फ एम्पियर्स का लॉ को फॉलो करें तो इनक्लोज करंट देखना होता है, तो इनक्लोज्ड करंट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो नहीं है तो इनक्लोज करंट तो क्या लिखोगे, फिर से 0, मतलब क्या मिला 0, जबकि एम्पियर क्या बोलता है कि भाई हर जगह पे फील्ड होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ क्या मिला 0, भाई करंट कैरिंग वायर तो जा ही रहा था ना, यहाँ से करंट तो एंटर किया था, करंट तो हम लोग एंटर करते हुए देख रहे हैं यहाँ से, बट नहीं मिल रहा अपने को। ठीक है, तो इसी इनकंसिस्टेंसी को बोला था मैक्सवेल ने कि ऐसा नहीं है, मतलब कहीं पर फील्ड है तो कहीं पर नहीं भी है, और उसी चीज़ को यहाँ पर प्रूव किया गया है जो मैंने अभी डिराइव किया था। ठीक है, कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो E इंटू ए होता है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर लिखा गया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है ना, ये वाला Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने डिराइव किया बच्चों, यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर देखिए डिराइव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। ठीक है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दीजिए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, तो कैंसिल होगा, तो आपको फ्लक्स मिल गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट अब यहाँ पर चार्ज तो वेरिएबल है, तो अगर चार्ज वेरिएबल है, ठीक है, तो जो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा, 1 मिनट रुकिए, तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चार्ज वेरी करेगा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डी क्यू बाई डी टी इजक्वल टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लक्स के फॉर्म में भी मिल रहा है, फ्लक्स के फॉर्म में भी मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। मतलब मैक्सवेल का फाइनल कंक्लूजन यही है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलेगा। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और आ रहा है। ओके, क्योंकि जब अंदर में अभी देखिए, अभी अंदर में करंट क्या था, 0 था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला था अपने पास, 0 मिला था। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बाद में कि नहीं करंट तो होता है, बाद में हम क्या देख रहे हैं, करंट तो होता है, तो करंट होता है तो फील्ड तो मिलेगा। ठीक है, तो अब दोनों का कंक्लूजन क्या है, समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू फैराडे के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फैराडे के अकॉर्डिंग अगर फील्ड चेंज होगा तो फील्ड से मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक मिलेगा। जबकि मैक्सवेल क्या बोला है, मैक्सवेल बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यही कंक्लूजन यहाँ पर है फाइनल। ओके, और उसका डेरिवेशन यहाँ से देखिए आया है, जो मैंने पूरा डिराइव भी किया अभी आपके सामने। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम मैक्सवेल का इक्वेशन लिखें तो अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल और एम्पियर, अब जो एम्पियर सर्किटल लॉ था ना, पहले इसको लिखते थे हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट। अब ये सिर्फ इनक्लोज करंट नहीं रह जाएगा, ठीक है, इनक्लोज करंट सिर्फ आई नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 करंट मिल रहा है अपने पास, एक कंडक्शन और एक डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर में और कंडक्शन करंट कैपेसिटर के बाहर में। तो अब जो यहाँ पर एम्पियर जो लॉ होगा उसका नाम हो जाएगा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, और उसमें दोनों करंट इंक्लूड हो जाएगा, फिर इसमें दोनों करंट इंक्लूड होगा। B डॉट डी एल इज इक्वल टू कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, और ये जो फ्लक्स है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ऐसे लिख देंगे। ओके, समझ में आया। और ये जो मैंने समझाया था आपको अभी कुछ देर पहले कि नो डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ऑन अदर हैंड इनसाइड कैपेसिटर देयर इज़ नो कंडक्शन करंट, ये पूरा लिखा है मैंने, समझाया अभी आपको मैंने। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बोला गया।
तो जो एम्पियर्स जो लॉ होगा, ठीक है, यहाँ पर जिसको अभी मैं लिखा था कि बोला था कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, वो ये कम्प्लीटली यहाँ पर है, ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्म में, ओके, जिसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल ने भी कुछ यहाँ पर जो कमी था उसको कंप्लीट किया, पूरा किया, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स जस्ट इतना बताता है, यहाँ बता रहा है कि अगर कोई स्टेडी करंट होगा, मतलब कांस्टेंट करंट होगा, है ना, कोई कांस्टेंट करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फिर कुछ भी यहाँ पर इंड्यूस भी नहीं होगा, ओके। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पर मैक्सवेल के टोटल जो 4 इक्वेशन है ना, मैक्सवेल ने क्या किया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद मैक्सवेल ने अपना 4 इक्वेशन दिया, ठीक है। और इन चारों को देखो मतलब कंबाइंडली बोलते हैं मैक्सवेल, जो गॉस लॉ में है। एक गॉस लॉ क्या होता है मालूम है ना आपको, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म 0 होता है, क्योंकि ये जो है ना एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया के साथ ना ये जो होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर होता है ना, एरिया के साथ ये परपेंडिकुलर में होता है, इसलिए 0 होता है। क्यों परपेंडिकुलर में होता है, ये मैग्नेटिक चैप्टर में आपको मिला है, आपको वहाँ बताया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये E डॉट डी एल, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मतलब यहाँ मिला है फैराडेज लॉ में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ में आपको ये मिला है, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और यहाँ जो फ्लक्स है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है इनक्लोज सरफेस को। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो जस्ट अभी समझे हम लोग, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल 4 जो इसके लॉ है, इक्वेशन है, ये है, इसको बोलते हैं कंबाइंड चारों इक्वेशन को मैक्सवेल का इक्वेशन है वैक्यूम के लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट तक कवर करेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट करंट को समझिए, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, डिराइव करके दे दूँ, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, उसमें मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ठीक है, नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आपको अच्छा लगे अगर तो, एंड वीडियोज़ पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।